हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं और वो पेपर है 2019 का एडवांस का पेपर है। उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, ए करंट कैरिंग वायर हीट से मेटल रॉड। एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रही है, हीट से मेटल रॉड, ये मेटल रॉड है, इसको हीट कर रहा है ये। मतलब इसमें करंट अगर जा रही है तो ये पावर लॉस हो रहा होगा, इसमें हीट का पर सेकंड कुछ हीट निकाल रही होगी आई स्क्वायर आर करके। तो वो हीट इस रॉड को ट्रांसफर हो रही है। ये वायर में करंट की वजह से हीट जो निकल रही है वो इस रॉड को मिल रही है। द वायर प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट पावर। वायर जो है जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो कांस्टेंट पावर पी प्रोवाइड कर रही है टू द रॉड को। मतलब पर सेकंड जो एनर्जी इसको मिल रही है वो पी है और वो कांस्टेंट है। पावर मतलब पर सेकंड एनर्जी ट्रांसफर। द मेटल रॉड इज इनक्लोज्ड इन ए इंसुलेटेड कंटेनर। ये मेटल रॉड एक ऐसे इंसुलेटेड कंटेनर में फिक्स है और इट इज ऑब्जर्व द टेम्परेचर टी इन द मेटल रॉड चेंजेस विद टाइम टी। तो जो ये हीट यहाँ से ले रही वायर से ये रॉड, तो इसका टेम्परेचर इस तरीके से बदल रहा है। टी इज इक्वल्स टू टी नॉट 1 प्लस बीटा टी टू द पावर 1/4। इस तरीके से इसका टेम्परेचर वेरिएशन दिखाया गया है। यहाँ से वायर से हीट ले रहा होगा कॉन्स्टेंटली पी और उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहा है इस रिलेशन के थ्रू। ओके, देन बीटा इज ए कांस्टेंट ऑफ appropriate dimensions and T naught is a constant with dimensions of temperature. Okay, the heat capacity of the metal rod. इस मेटल रॉड जो हीट ले रही है उसकी हीट कैपेसिटी पूछी गई है। तो हीट कैपेसिटी होती क्या है? हीट कैपेसिटी का फार्मूला आप जानते होंगे, या थर्मल कैपेसिटी भी इसको कहते हैं। वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास ये होता है। ठीक है, तो ये कोई वायर है, इसमें करंट की वजह से ये कॉन्स्टेंटली एक पर सेकंड एनर्जी दे रही है जिसको हमने पावर कहा। इसकी पावर पी है और यहाँ पर एक मेटल रॉड है जो थर्मली इंसुलेटेड है और सराउंडिंग में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, ऐसा लिखा हुआ है। तो जितनी भी हीट ये निकल रही होगी इसको मिल रही होगी। इसका टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मास हमने m मान लिया है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s मान ली। ठीक है, तो पावर आप जानते हो, पावर क्या होता है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पर सेकंड, जितनी हीट लॉस होगी यहाँ से। ओके, dq/dt ये होती है। ओके, इतनी हीट लॉस हो रही है, इसको मिल रही है रॉड को। तो अब कैलोरीमेट्री से आप जानते हो dq इज इक्वल टू व्हाट? dq इज इक्वल टू ms/dt, चेंज इन टेम्परेचर ये होता है, जिसको आप लिखते हो डेल्टा q इज इक्वल टू ms डेल्टा t। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमें टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, dt से डिवाइड किया, तो ये क्या बन जाएगा? dq/dt इज इक्वल टू ms/dt/dt। ठीक है, तो ms ही हमें फाइंड आउट करना है। तो ms की वैल्यू क्या हो जाएगी? dq/dt अपॉन dt/dt। ये टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टाइम। बस ये कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो क्वेश्चन में ये बोला गया है P इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, dq/dt कांस्टेंट है, मतलब ये P है। तो कहने का मतलब P अपॉन इसका डिफरेंशिएट कर लिया। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? टी नॉट तो ऐसे ही रहेगा, 1 का 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इनटू में बीटा तो ऐसे ही रहेगा और पावर पहले आ जाएगी, तो इनटू में 1/4 और टी की पावर -3/4, ये आंसर है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंशिएशन dt/dt हो जाएगा। यहाँ से टी नॉट इसका 0 हो गया, बीटा ऐसे रहा कांस्टेंट
और एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन करोगे तो -3/4। इसको मैं ऊपर भेज सकता हूँ, तो ये बन जाएगा p, और 4 भी ऊपर भेज दीजिए, 4p अपॉन टी नॉट बीटा, और ये हो जाएगा टी टू द पावर प्लस में 3/4, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ से लाएं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए 4p अपॉन टी नॉट बीटा एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग टी टू द पावर 1/4 टू द पावर 3। अब ये यहाँ से निकाला जा सकता है, इसको करिए टी नॉट को नीचे, t/t0 फिर -1, तो क्या आ जाएगा ये t माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट, ठीक है, t माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट, और ये बीटा नीचे आ जाएगा और इज इक्वल्स टू टी टू द पावर 1/4, ये यहां से आ जाएगा। ओके, तो वो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो 4p अपॉन टी नॉट बीटा और टी टू द पावर 1/4 ये हो गया टी माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट बीटा, ये हो गया टी टू द पावर 1/4, इसका क्यूब, तो यहाँ टी की पावर 3 बीटा की पावर 3 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएंगे पावर्स, और ऊपर क्या आ जाएगा 4p ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट क्यूब अपॉन टी नॉट टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4। तो ये थर्मल कैपेसिटी उस रॉड की आ जाएगी, तो यही अपना ऑप्शन होगा, एंड ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, ये 1 आंसर करेक्ट वाला है, ओनली 1 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, a thin spherical insulating shell of radius r, capital R, carries a uniformly distributed charge such that the potential at its center surface is V naught. Okay, a hole with a small area alpha into 4 pi r square, alpha is very less than 1, is made on the shell. Okay, without affecting the rest of the shell. Okay, which one of the following statement is correct? अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। The ratio of the potential at center of the cell to the point at 1 by r from the center of the cell hole will be towards the hole will be 1 minus alpha upon 1 minus 2 alpha. The magnitude of electric field at the center of the cell is reduced by इतना, magnitude of electric field at point located on the line passing through the hole and cell's center on a distance 2r from the center of the spherical shell will be reduced by this. The potential at the center of the shell is reduced by 2 alpha v naught. तो इसमें सारे ऑप्शंस हमें चेक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, ये एक स्फेरिकल सेल है और इसकी रेडियस r है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो चार्ज मान लेते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, वो Q है। अब इसमें एक स्मॉल एरिया का होल कर दिया गया है, ये सेकंड कंडीशन है, इसी में एक स्मॉल एरिया, बिल्कुल छोटा सा एरिया ऐसे हमने बना दिया, बहुत ही स्मॉल एरिया है, और दिस इज द सेंटर।
ये सेंटर है। इन्होंने 2 पॉइंट लिए हुए हैं। एक कहा है इन्होंने r/2 पर है सेंटर से, और एक जो है सेंटर से 2r है बाहर। मतलब एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का नाम दिया है इन्होंने, नाम कुछ नहीं दिया है, हम नाम दे देते हैं। ये पॉइंट P है और ये Q मान लेते हैं। तो यहां से जो इसकी डिस्टेंस है ये है r/2, और यहां से जो ये टोटल डिस्टेंस है इसकी, ये है 2r। मतलब एक पॉइंट है, इसमें भी बना लेते हैं। जब नहीं होल किया गया उससे पहले की कंडीशन है ये, जब होल कर दिया गया उससे बाद की कंडीशन है। तो एक पॉइंट कहाँ था, यहाँ P पे, जो कि डिस्टेंस कितनी है इसकी r/2, और एक ये है Q पॉइंट, इसकी डिस्टेंस टोटल है यहाँ से। Q की बजाय इसको हम S ले लेते हैं, क्योंकि Q हमने चार्ज मान रखा है ये। तो ये अपनी डिस्टेंस हो गई r, 2r। ठीक, ये टोटल डिस्टेंस, ये सिनेरियो दिया हुआ है। ओके, सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, V0। ये सिंबल दिया गया है। क्यों हमने अपनी तरफ से माना कि क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। और ये जो होल किया गया है, ये जो होल किया गया है, इसका जो एरिया है उस एरिया को मैंने A मान लिया, और ये दिया हुआ है आपको अल्फा इंटू 4πr²। ये स्मॉल होल जो यहाँ पर किया गया है ये, ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है। छोटा सा बहुत ही टाइनी होल किया गया है, और यहाँ पर कहा गया है कि अल्फा इज लेस देन 1। मतलब बहुत ही छोटा, इसको पॉइंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है, इतना छोटा ये होल है। अब इन्होंने कहा है कि P पर जो the ratio of the potential at the center of the shell to that of the point at r/2 from center towards the hole will be this। मतलब कि center of the shell to that of the point this। ओके, ये सेंटर अपना है C और P पर जो पोटेंशियल है, इसको यहां होल करने के बाद की कंडीशन कह रहा है। C पर जो पोटेंशियल है, जो P पर पोटेंशियल है, उसका रेशियो बोला है VC/VP। मैं डिनोशन दूंगा, इसकी वैल्यू ये कह रहा है 1 - α/1 - 2 अल्फा है। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ जो एरिया है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज पहले कितना था, Q है। टोटल सरफेस पे चार्ज कितना है, Q। ओके, तो यहाँ से जो चार्ज हटाया गया, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालें, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, Q/4πr²। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ये आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट एरिया पे चार्ज है, तो इतने एरिया पे कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे Q। यहाँ पर जो चार्ज, ठीक है, निकाल लिया गया, इतना होल काट के उससे जो चार्ज निकला होगा Q, तो ये Q क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया। तो ये Q/4πr² इंटू एरिया दिया हुआ है अल्फा इंटू 4πr²। तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू Q। ये आ जाएगा उस जो हमारा चार्ज यहाँ से बाहर किया गया, सरफेस से छोटा सा होल निकाला गया, तो चार्ज भी साथ गया। अच्छा, ये अपना Q आ गया। इस कंडीशन में जब यहाँ पर होल है, तो यहाँ पर अब पोटेंशियल कितना है,
वो पूछा गया है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है उस दोनों का रेशियो पूछा गया, मतलब ये दिया हुआ है। तो सी पर पोटेंशियल कितना होगा, सी पर अगर हम पोटेंशियल निकालें सी वी सी, तो देखिए सभी जो भी इसके सरफेस पे चार्ज है, बस यहाँ पे नहीं है, सभी के कारण जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो हम निकालेंगे, ठीक है। और वो होगा कितना, अब चार्ज कितना बचा भाई, अगर हम इस एलिमेंट को छोटा सा लें और इसकी वजह से यहाँ पर निकालें तो ये डी क्यू बाई आर, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला आप जनरल जानते हो, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट को मैंने के मान लिया, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस जितनी होगी, ठीक है, ये जनरल फार्मूला हम लोग जानते हैं, के क्यू बाई आर। तो के तो रहा ऐसे ही। अब यहां पर पूरे सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू माइनस क्यू कितना है, ठीक है, क्यू माइनस क्यू और अपॉन आर, आर कितनी है, सभी चार्जेज की डिस्टेंस कैपिटल आर है, ये हम लिख लेंगे। अब ये अल्फा क्यू है, क्यू की वैल्यू, तो क्यू कॉमन आ जाएगा, तो के क्यू बाई आर ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, ठीक है, यहां पर रखेंगे अल्फा क्यू, तो क्यू कॉमन आके आ जाएगा। अब के क्यू बाई आर जो दिया हुआ, ये इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन में हम सेंटर पे क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर, ठीक है। जो पोटेंशियल सरफेस पे है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जो भी चार्ज है। तो ये वी नॉट तो के क्यू बाई आर है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको, वी नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक। ये अपना आ गया सेंटर पे। अब सेंटर के बाद कौन सा है, पी पॉइंट पे, तो वीपी कैसे निकालेंगे, यहां पर कितना होगा, तो यहां पर से जो निकाला गया तो उसको हम क्या मानेंगे, एज ए पॉइंट, ठीक है, एज ए पॉइंट मानेंगे। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल था पहले, या यूं कह सकते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं कि स्फेरिकल सेल के अंदर कोई भी पॉइंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पॉइंट पे 0 होती है, और हर पॉइंट पे सेंटर से लेकर कहीं पर भी और सरफेस पे भी एक ही पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई आर। तो अगर पूरा कंप्लीट स्फीयर ले लें तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, ठीक है, के क्यू बाई आर, ठीक है। अब इसमें हम इस तरीके से सोचें कि यहां पर जो होल किया गया वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है। इसको ऐसे सोचिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि ये पी पर जो पोटेंशियल है, पी पर जो पोटेंशियल है अभी टोटल, वो इस जो होल किया गया उसकी वजह से भी है और पूरे कंप्लीट की वजह से भी है। तो पूरे कंप्लीट, ये जो यहां से यहां तक है इतने पार्ट, और यहां पर भी चार्ज है यहाँ पे, इन दोनों को मिला करके अगर केवल इतने पार्ट की वजह से मैं ले लूं वी डैश, ठीक है, केवल इतने पार्ट की वजह से मैंने नोट कर रखा पहले से वीपी, ठीक है, उसको मान लिया वीपी एट पॉइंट पी, प्लस इस होल की वजह से यहां पे, ठीक है, तो होल की वजह से हम मान लेते हैं वी एच वी होल, समझिए बात को, यहां होल अभी नहीं किया गया, ठीक है, तो यहां पर जो होल है उसको छोड़ करके बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट है इसकी वजह से, प्लस होल पे जो चार्ज यहाँ पर जो होल बनाया गया उस पर भी चार्ज था, उन दोनों के चार्ज की वजह से पी पर जो होगा पोटेंशियल वो कितना होगा, वो कंप्लीट स्फीयर की वजह से होगा, और वो क्या है, पी नॉट, या हम कह सकते हैं के क्यू बाई आर। ये बात समझनी होगी, मतलब हम ये कह सकते हैं ये एक तरीके से सुपरपोजिशन है, किसका किसका, दिस
यहाँ से होल हटा दिया और यहाँ पर होल दिखा दिया, इतने पे चार्ज दिखा दिया ये, और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं सेंटर के अंदर वाले पॉइंट पे। तो इसका और इसका समेशन ये है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर Vp फिर कितना आ जाएगा, Vp जो आ जाएगा वो के क्यू बाई आर माइनस वी ड्यू टू होल। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। इसकी वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से भी, तो टोटल हो गया, टोटल स्फीयर ही हो गया, की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा, टोटल की वजह से के क्यू बाई आर होगा। केवल इतने की वजह से जो यहाँ पी पॉइंट पर है उसको हमने वीपी कह दिया, और होल की वजह से, मतलब होल पे जो चार्ज था उसकी वजह से वीएच कह दिया। तो यहाँ से उधर जाकर के वीएच माइनस हो जाएगा, माइनस भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हमने हटा दिया है। ठीक है, अब ये इतना छोटा होल है कि इसको हम एज ए पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, और उस पर चार्ज कितना है, इतना, उसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ से r/2, यहाँ से r/2, ये r/2, टोटल r हो गई। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमारी कितनी है r। ठीक है, तो ये हमारा काम करना है, इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर माइनस, क्या लिखेंगे, के क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू अल्फा, और आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, r/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। अब के क्यू बाई आर कॉमन मिल गया, के क्यू बाई आर कॉमन मिल गया, ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचा 1 माइनस 2 अल्फा, क्या है, अब के क्यू बाई आर है क्या, वी नॉट, 1 माइनस 2 अल्फा, तो ये आ गया वी पी, और वी सी अपॉन वी पी ये हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए वी नॉट 1 माइनस अल्फा अपॉन दिस, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और यही आंसर में दिया भी फर्स्ट के, तो ये अपना पहले ही शुरू सही हो गया, और ये 1 आंसर करेक्ट वाला है। तो अब आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, बट आगे और भी चेक कर सकते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड के बारे, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पूछा गया है, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अब इसलिए वो रॉन्ग होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहा है, द magnitude of electric field at the center of the cell is reduced by alpha v naught by 2r, मतलब reduced by कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाई सम टाइम, मतलब सम वैल्यू अल्फा वी नॉट बाई 2r, ये कहा है। तो ये बताइए, पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि ये कंप्लीट स्फीयर है, जानते हो आप, इनसाइड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। उसके बाद में जैसे यहाँ से हमने हटा लिया, तो देखिए इसको समझने का तरीका क्या है, इसको समझने का तरीका एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन बिना एग्जैक्ट वैल्यू लगाए भी समझ सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इंटीरियर पॉइंट पे, हम सेंटर पे ही ले लें, सेंटर पे बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो चार्ज है ये इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, इधर वाला चार्ज इधर को लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों क्या कर देंगे, नलीफाई हो जाएंगे, जीरो बन गया। ऐसे कितने भी पेयर्स आप लो, सब इक्वल एंड अपोजिट होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही होगा, हर डायमीटर के अलोंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, ये इधर को लगाएगा, ये वाला इधर को लगाएगा, नलीफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो स्मॉल सा होल है उसके अपोजिट में यहाँ चार्ज है, तो यहाँ पर ये इसको नलीफाई करता, अब नलीफाई नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से इस तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे होगी, क्योंकि अब यहाँ ये अपोज करने वाला है ही नहीं, तो सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू होगी, हम निकाल सकते हैं करके, ऐसे ही सुपर पोजिशन लगा करके। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या करें, रिड्यूस्ड बाई, यहाँ तो बढ़ रही है, रिड्यूस कहाँ हो रही है, मैग्नीट्यूड तो रिड्यूस बढ़ गया, यहाँ जीरो थी हर एक पॉइंट पे, सेंटर पे भी जीरो थी, अब सेंटर पे जीरो नहीं होगी, या किसी भी पॉइंट पे कहें जीरो तो नहीं, जीरो नहीं होगी। ठीक है, अब जीरो नहीं होगी, कुछ अमाउंट होगी। ठीक है, क्योंकि ये
इसको नेग्लेक्ट करता, इस वाले को कैंसिल आउट करता। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को हो है, और यहाँ पर इसकी वजह से नीचे को है, तो नलीफाई होकर जीरो हो गया। बट यहाँ पर चार्ज गायब कर दिया गया, तो ये तो नलीफाई नहीं कर पाएगा इसको, इसलिए इसकी वजह से ऐसे बाहर की तरफ को एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी। तो रिड्यूस तो नहीं हुई, वो तो इंक्रीज कर गई, जबकि इसमें क्या कह रहा है, रिड्यूस्ड बाय। गलत हो गया, ऐसे ही एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं। ऐसे और भी ऑप्शंस हैं, वो आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो हम आगे नहीं बढ़े, क्योंकि चारों ऑप्शन इंडिविजुअली अपने आप में क्वेश्चंस हैं, अपने आप में क्वेश्चंस हैं वो, क्योंकि ऐसे केसेस में हम नहीं बता सकते कि कौन सा सही होगा, वो हमें इंडिविजुअली सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं फिर। ओके, दो क्वेश्चन हो गए, थर्ड पे करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।